तो जय श्री राम दोस्तों, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने वाले हैं हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बुक का चौथा चैप्टर, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। उसका हम 8 नंबर 1, 2 और 3 करने वाले हैं। जिसको नहीं पता 8 क्या होता है वो बेसिक वाली वीडियो में देख ले। सबसे पहले मैंने इसी के बारे में डिस्कस किया है कि 8 क्या होता है, 8 वाइज हम कैसे चैप्टर को करने वाले हैं। इस चैप्टर में 16 आर्ट्स है। स्टार्ट करते हैं आज की 1, 2, 3 8, ठीक है ना। उससे पहले एक और बात, हमने पिछली वीडियो में देखा था कि होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। सिंपल सा पढ़ा था कि हमने जो जिसके इक्वल टू में ज़ीरो होता है वो होमोजीनियस है, जिसके इक्वल टू में ज़ीरो नहीं होता है कुछ और होता है वो क्या होती है, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक बात मेरी यहाँ छूट गई बोलने की कि नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, जिसके इक्वल टू में ज़ीरो नहीं होता है कुछ और होता है। वो कुछ और क्या होता है ये मैं बताना भूल गया था, ठीक है। वो कुछ और क्या होता है, बेसिकली वो एक फंक्शन होता है एक्स का। इट मस्ट बी एनी फंक्शन ऑफ एक्स। तो राइट हैंड साइड में एक फंक्शन होता है एक्स का, ठीक है। तो ये होती है हमारे पास नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आगे क्वेश्चन आएंगे ना, क्वेश्चन को देख के मैं आपको बताता रहूँगा ये क्या है हमारे पास। होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, लीनियर, नॉन लीनियर, मैं सब आपको बताता रहूँगा साथ साथ में जैसे हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। देखो 8 नंबर 1 में हमारे पास क्या था जो बुक में दिया है, होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस के बारे में बताया है, लीनियर और नॉन लीनियर के बारे में बताया है, ठीक है। वो मैंने आपको बेसिक वाली वीडियो में बता रखा है। एक बार और बता देता हूँ, जिसके इक्वल टू में, जिस इक्वेशन के इक्वल टू में ज़ीरो वो होमोजीनियस, जिस इक्वेशन के इक्वल टू में कोई ज़ीरो वाली वैल्यू नहीं होती, कोई फंक्शन होता है एक्स का, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और लीनियर क्या होती है, लीनियर होती है जो हमारे पास इक्वेशन होती है उसके जितने भी डेरिवेटिव होते हैं उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। लीनियर मतलब 1, तो उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे ये डेरिवेटिव है हमारे पास, तो यहाँ पे इसकी डिग्री देखो, ऑर्डर तो 3 है पर डिग्री क्या है, डिग्री 1 है, ठीक है ना। ये मैं आपको पिछली वीडियो में बताया। नॉन लीनियर जिसकी डिग्री 1 से बड़ी होती है तो होती नॉन लीनियर, ये हमारे पास बता रखा है। और एक और बात अभी जो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है आपका, वो है इसमें सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन, ठीक है। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या होती है, बेसिकली सिंबॉलिक फॉर्म क्या होती है, हमें क्या करना होता है, डी ओवर डी एक्स को कैपिटल डी पुट करना होता है। 2 मिनट समझो मैं क्या करने वाला हूँ। मैंने इसको लिखा, जहाँ जहाँ पे हमारे पास डी ओवर डी एक्स, उसको हम क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे। हमें वाई नहीं चाहिए। मैंने ये वाई, ये वाई, ये वाई और ये वाई पूरी इक्वेशन में से कॉमन करके बाहर निकाल दिया। 2 मिनट मान के चलो, कॉमन करके बाहर निकाल दिया तो क्या आएगा हमारे पास, ये बचेगा डी क्यूब डिवाइडेड बाय डी एक्स का क्यूब माइनस 13 डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी एक्स का स्क्वायर प्लस 2 डी ओवर डी एक्स माइनस 7, ये चीज़ बचेगी। और बाहर मैंने ब्रैकेट में लिख लिया वाई। अब हमें पता है डी ओवर डी एक्स क्या होता है, डी होता है तो मतलब ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी का क्यूब माइनस 13 डी का स्क्वायर प्लस 2 डी माइनस 7, और सबके बाहर मैंने कॉमन में कर दिया y इज़ इक्वल्स टू 0। इसमें कोई दिक्कत है? तो इस तरह से हमारे पास ये होगी सिंबॉलिक फॉर्म, ठीक है। ये होगी हमारे पास सिंबॉलिक फॉर्म, ये इस तरह से। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है। मैंने इसी क्वेश्चन को दोबारा यहाँ पे लिख दिया, डी का क्यूब माइनस 13 डी का स्क्वायर प्लस 2 डी माइनस 7 और ब्रैकेट में y इज इक्वल टू 0। दिस इज़ अ सिम्बॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ठीक है, तो ये सिंबॉलिक फॉर्म है। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, बेसिकली इसको छोड़ दो, जो बचा है ना हमारे पास, जो हमने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा है, ये वाई तो नहीं लिखा, वाई तो हमने कॉमन लिया, तो जो हमने डी डी की फॉर्म में लिखा है, कैपिटल डी की फॉर्म में, जो अंदर ब्रैकेट में, उसको हम 0 के बराबर पुट करते हैं, ये होती है हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। सिंबॉलिक फॉर्म मैंने डी डी की वैल्यू में लिखना, ऑक्सिलरी इक्वेशन मतलब जो हमने डी वाली वैल्यूज़ लिखी है जो ब्रैकेट के अंदर है, उसको इक्वल टू में 0 के बराबर पुट करना। तो ये होगी ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। ये होगी हमारी 8 नंबर 1 कंप्लीट। देखो 8 नंबर 2 और 3 मैं आपको एक साथ पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। 8 नंबर 2 और 3 में हमारे पास बोला क्या है कि पहले तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे स्टेप वाइज, वो बताया गया है। तो ध्यान से सुनना। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, इक्वेशन को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। हमारे पास कुछ इस तरह का क्वेश्चन दिया होगा, सिंबॉलिक फॉर्म माने डी ओवर डी एक्स को हमें कैपिटल डी पुट करना है, तो यह आ जाएगा डी का क्यूब माइनस 13 डी का स्क्वायर प्लस 2 डी माइनस 7, और जो y है उसको हमने सबका कॉमन बाहर ले लिया। ये हो गया हमारे पास एक तरह की सिंबॉलिक फॉर्म। फिर हमने क्या करना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, जो हमने ये ब्रैकेट के अंदर लिखा है इक्वल टू में 0 लगा दिया, तो ये हो गया हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है।
तीसरी चीज़ हमारे पास क्या होगी, फाइंड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब इसके जो फैक्टर्स होते हैं, डी की वैल्यू निकालनी है। अब जैसे यहाँ देखो, ये क्या हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना थोड़ा टफ होता है, तो हम क्या करते हैं, इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर देते हैं बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। यहाँ पे एक लिंक आ रहा होगा, अगर जिसने नहीं देखी बेसिक वीडियो, उसको अगर हिट एंड ट्रायल मेथड ही देखना है तो यहाँ पे एक लिंक आ रहा होगा, मैंने अलग से वीडियो पोस्ट की उसके ऊपर, ठीक है ना। तो हिट एंड ट्रायल मेथड होता है जिससे हम बड़ी इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद, फैक्टर्स निकालने के बाद हमारे पास डी की कुछ वैल्यू आएगी। इस बाद मान लो 1 2 3 कुछ ऐसी वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। तो वो हो गया हमारे पास फाइंड सॉल्यूशन। तो इस तरह से सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, और उसके बाद हमने कंप्लीट सॉल्यूशन लिखना है। वो सॉल्यूशन नहीं है, वो कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है, कंप्लीट सॉल्यूशन उसके बाद लिखना है, जो इस चैप्टर में आपके पास एक नई चीज़ आएगी, ठीक है ना। तो हमें उसके बाद क्या करना है, कंप्लीट सॉल्यूशन लिखना है। कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, ये होते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन, दिख रहा है आपको, हाँ ये होता है कंप्लीट सॉल्यूशन। कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। मैं आपको थोड़ा सा पहले सॉल्यूशन के बारे में बता देता हूँ। भाई जो हमारे पास सॉल्यूशन होता है ना, उसमें हमारे पास दो वैल्यूज़ आएगी, या तो रियल होगी या तो कॉम्प्लेक्स होगी। समझ में आई बात। रियल वैल्यूज़ क्या होती है, जिसमें हमारे पास सारे रियल नंबर आते हैं। कॉम्प्लेक्स जिसमें हमारे पास इमेजिनरी नंबर भी होते हैं, फॉर एग्जांपल 3+2 आयोटा, है ना। आयोटा वाली वैल्यू जो होती है वो कॉम्प्लेक्स में आती है। बाकी जो रियल जैसे 1 2 3 माइनस फ्रैक्शन वाली वैल्यू, वो हमारे पास आंसर में आता है, तो वो रियल वैल्यूज़ होगी। तो उनके लिए सॉल्यूशन कैसे होता है, तो हमारे पास ये तीन चीज़ें हैं यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ऐसे करके, ये रियल नंबर के लिए सॉल्यूशन जब आएगा तो कंप्लीट सॉल्यूशन हम इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। मैं आपको समझाऊंगा ये क्या है। और जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन कुछ इस तरह से होगा। इसको आप नोट कर लो, ठीक है। मैं आपको अलग से समझा दूंगा ये। जब हम क्वेश्चन करते हैं ना, तब ज़्यादा समझ में आता है, ऐसे समझ में नहीं आने वाला हमने क्या लिख दिया, ठीक है। मैं अभी इसको डायरेक्ट नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये बताने वाली चीज़ नहीं है। ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा, तभी आपको आएगा, ठीक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ये काम आएगा आपके। देखो हमारे पास मान लो कोई इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमने उसको सॉल्व करा, ठीक है। जैसे हम उसके फैक्टर्स निकाले, नहीं निकलते, हमारे पास एक फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो इससे हमारे पास जो फैक्टर्स निकलेंगे, कुछ वैल्यूज़ निकलेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास अंडर रूट लग गया। अगर यहाँ पे कोई माइनस वैल्यू आ जाती तो हमारे पास आंसर में आयोटा आ जाएगा, क्योंकि √-1 क्या होता है, आयोटा होता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। तो इस तरह की कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ भी आ सकती है, रियल वैल्यूज़ भी आ सकती है। रियल वैल्यूज़ आएगी, बात मान लो, मैंने मान लिया। यहाँ पे हमारे पास आया है 1 और 2 आंसर आया है, ध्यान से देखना। ये जो सॉल्यूशन है मैं इसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो मान लिया हमने पास जो डी की वैल्यूज़ आई है वो क्या आई है, 1 और 2। दोनों क्या है, रियल नंबर्स है, ठीक है। दोनों क्या है, रियल नंबर्स है, और दोनों अलग अलग है, दिख रहा है आपको, हाँ। दोनों क्या है, अलग अलग है, और दोनों रियल नंबर है। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम कैसे लिखते हैं, सॉल्यूशन तो एक, पर कंप्लीट सॉल्यूशन किस तरह से लिखना है। कंप्लीट सॉल्यूशन क्या करेंगे हम इसको लिखेंगे, जो हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन होगा उसको किस तरह से लिखेंगे, C1 एक्सपोनेंशियल की पावर में पहला वाला 1 और x प्लस C2 एक्सपोनेंशियल की पावर में ये वाला 2x। थोड़ा सा देखो, इसमें समझाने का तो कुछ है ही नहीं ना, ये तो पूरा याद करने का, फिर मैं बता देता हूँ। हमारे पास ये एक सॉल्यूशन है, ये एक सॉल्यूशन है, अलग अलग ही दोनों तो इनके लिए अलग अलग हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन होते हैं। जैसे बात मान लो मैंने लिखा 7, तो इसके लिए मेरे पास सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, C1 एक कांस्टेंट लगाया, पहले एक्सपोनेंशियल लगाया, उसकी पावर में 7 लिखा और यहाँ पे x लिखा, ठीक है। ये होता है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। मैंने लिखा 8, तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, C1, और हर सबके साथ C1 नहीं होता। देखो जैसे यहाँ पे हमारे पास दो एक साथ थे, तो इसके साथ C1 लगा, इसके साथ C2 लगेगा, ठीक है। कोई और तीसरी वैल्यू होती तो उसके साथ C3 लगता, ठीक है। तो इस तरह से हम लिखेंगे इसको। थोड़ा समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये समझाने वाला है, याद करने वाला है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। जैसे हमारे पास 8 है, तो 8 है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, C1 एक्सपोनेंशियल की पावर में 8x। ये हो गया इसका सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। अगर मैंने लिखा 9 और 10 और 11, अब ये तीन एक साथ लिखे मैंने,
ठीक है। तो मतलब इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, पहले देखा सब अलग अलग है और सब रियल है। तो रियल के केस में हमारे पास किस तरह से होता है, इसको हम लेंगे तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, C1 एक्सपोनेंशियल की पावर में 9x। इसको लेंगे फिर इसमें C2 लगेगा क्योंकि C1 यहाँ लग रखा है, तो C2 एक्सपोनेंशियल की पावर में 10x। और इसको अगर हम लेंगे तो इसके साथ हमारे पास C3 लगेगा एक्सपोनेंशियल की पावर में 11x। ये बेसिकली यहाँ लगता है। ठीक है, जो हमारे पास सॉल्यूशन आया वो कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, एक्सपोनेंशियल की पावर में लगेगा। तो आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि हम किस तरह से सॉल्यूशन करने वाले। अब एक और बात आती है, बात मान लो जो हमारे पास रियल नंबर्स आए हैं वो कुछ इस तरह से, ये इंपॉर्टेंट है समझ लेना ऐसा ना, ठीक है। देखो हमारे पास सॉल्यूशन कुछ इस तरह से है, 1 2 2, तीनों रियल है बट इसमें से दो एक दूसरे के सेम सेम है, बराबर बराबर है। तो इस तरह के सॉल्यूशन को कैसे कैसे लिखते हैं, स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, तो 1 को लेके चले तो इसका क्या आएगा, C1 एक्सपोनेंशियल की पावर में, इसको रखा 1x, इसको, अच्छा बीच में आता है प्लस आता है यहाँ पे, ठीक है। फिर इसको लेके चलेंगे C2 और ये दोनों क्योंकि सेम है, दोनों सेम है तो हम क्या करेंगे, देखो इसका जो C2 था इसका क्या लगना था C3, तो इन दोनों को हम साथ में लिख लेंगे C2 C3 और यहाँ पे लगेगा x, एक x यहाँ लगेगा ब्रैकेट में, एक्सपोनेंशियल की पावर में, ये जो दोनों 2 है तो एक ही 2 लगेगा तो यहाँ आ जाएगा x। थोड़ा अगर आप समझ रहे होंगे तो मैं किस तरह से कर रहा हूँ, बात मान लो मैंने लिखा 2 3 4 4 4, ठीक है, ये सॉल्यूशन करना है। तो पहले हम इसको चलेंगे तो क्या हो जाएगा, C1 एक्सपोनेंशियल की पावर में 2x, इसको लेके चलेंगे C2 आ जाएगा, बीच में प्लस लगता है, तो C2 एक्सपोनेंशियल की पावर में क्या आ जाएगा 3x प्लस, अब ये तीन चीज़ें हैं एक जैसी है तो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, इसका हमारे पास क्या आना था C3 आना था, इसका क्या आना था प्लस C4 आना था, इसका क्या आना था C5 आना था। तो देखो यहाँ पे हमने C3 लिखा, एक x इसके साथ लगाया और एक x का इस तरह से, ये बिना x का, ये x का और ये x के स्क्वायर का, और बाहर ब्रैकेट एक्सपोनेंशियल की पावर में, ये एक ही चीज़ है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4x। थोड़ा आप समझने की कोशिश करें तो इस तरह का हमारे पास आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास देखो कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, ये हमारे पास रियल नंबर के लिए है, जो हमारे पास अगर सॉल्यूशन आएगा वो रियल नंबर होगा तो हम सॉल्यूशन किस तरह से लिखेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन को, व्हेन डी इज इक्वल टू सम a कॉमा बी वेयर a एंड v रियल नंबर होंगे और दोनों दोनों अलग होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, तो हम किस तरह से लिखेंगे C1 एक्सपोनेंशियल की पावर में ax प्लस C2 एक्सपोनेंशियल की पावर में bx। समझ में आई, ठीक है। तो हमारे पास कुछ इस तरह से होगा, जैसे डी है तो हमारे पास सॉल्यूशन आया किस तरह से A B C D कुछ इस तरह से आए, और वो सारे रियल नंबर है बट सेम है, सेम है। तो हम क्या करेंगे, जो हमने इसका कांस्टेंट था C1 था, इसका कांस्टेंट C2 था, बट इसके साथ लगेगा x, और भी होता तो C3x का स्क्वायर, एक एक x बढ़ता जाएगा और ब्रैकेट के बाहर एक्सपोनेंशियल की पावर में इन दोनों में से कोई भी रख लो क्योंकि दोनों सेम ही है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो और भी हमारे पास क्या होता है, जैसे D इक्वल टू ABCD, चार चार हमारे पास आंसर आ गए, जहाँ पे ये क्या है हमारे पास रियल है और सारे सेम है, तो हम किस तरह से लिखेंगे, इसके साथ C1 कांस्टेंट था, इसके साथ C2 कांस्टेंट था बट एक x लगता जाएगा, तो C1 प्लस C2x प्लस C3x का स्क्वायर प्लस C4x की पावर में 3 ब्रैकेट में एक्सपोनेंशियल की पावर में ABC या किसी को भी रख सकते हैं आप, ठीक है ना, क्योंकि सारे सेम है। तो इस तरह से हमारे पास ये सॉल्यूशन आएगा। इसको थोड़ा सा ना आप याद ही कर लो, क्या समझाऊँ इसमें समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि किस तरह से कंप्लीट सॉल्यूशन लिखना है। जब क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा ना। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ये हमारे पास है, जब हमारे पास सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्स होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का सॉल्यूशन होगा, मतलब उसमें क्या होगा हमारे पास कुछ इस तरह से होगा, इस बात मान लो 3 + 2 आयोटा मान लो, ठीक है ना। तो उसमें सबसे पहली बात ये होता है हमारे पास रियल पार्ट, ये होता है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो उसका कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे होगा, हमने जब डी को सॉल्व किया तो हमारे पास इतना आ गया बट कंप्लीट सॉल्यूशन ये नहीं है, तो कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है। वो कैसे आया, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर का सॉल्यूशन आया है, उसको हम कंप्लीट सॉल्यूशन में किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल की पावर में रियल पार्ट वाला, रियल पार्ट जो उसका होगा, और एक्स ब्रैकेट में क्या लगेगा, दो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स लगेंगे C1 और C2, पहले वाले के साथ हम क्या लगाएंगे कॉस और दूसरे वाले के साथ क्या लगाएंगे साइन, यहाँ पे आएगा बीटा एक्स, इधर भी आएगा बीटा एक्स,
ठीक है। बीटा क्या है, बीटा इसका इमेजिनरी वाला पार्ट है। तो ये जो इसका कांस्टेंट है ना यहाँ पे, ये जो कांस्टेंट आएगा आयोटा के साथ, तो उसको हम बोलेंगे बीटा। आयोटा के साथ जो है उसको हम बोलेंगे बीटा। तो ये बीटा और एक्स, ठीक है ना, यहाँ पे भी अल्फ़ा एक्स बीटा एक्स, यहाँ पे कांस्टेंट, एक कांस्टेंट यहाँ पर। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन आएगा। एक और हम ले लेते हैं, जैसे मैंने मान लिया 4 + 9 आयोटा, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल की पावर में रियल पार्ट क्या है, इसमें 4 है, और इसके साथ लगेगा x, ब्रैकेट में दो कांस्टेंट्स लगेंगे, एक c1 और एक c2। पहले वाले के साथ हम क्या लगाएंगे cos, दूसरे वाले के साथ क्या लगाएंगे sin, ठीक है ना। यहाँ पे लगाएंगे हम बीटा x, मतलब बीटा मतलब जो इसका इमेजिनरी वाला कांस्टेंट है, क्या आएगा 9x, और दूसरी साइड में हमारे पास क्या आ जाएगा 9x, बीच में आ जाएगा प्लस। ये आ गया इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। तो ये है हमारे पास, जब डी हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा टाइप का होगा, बीटा आई टाइप का होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, तो उसमें ये हमारे पास रियल पार्ट होता है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट होता है। कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल की पावर में अल्फ़ा एक्स, दिस इज एक्स, थोड़ा इंक फैल गई तो फिर इसको बोलेंगे अल्फ़ा एक्स, ठीक है ना। अल्फ़ा माने रियल पार्ट, ब्रैकेट में c1, दो कॉन्स्टेंट्स लगेंगे c1 c2, पहले वाले के साथ कॉस, दूसरे वाले के साथ साइन, और यहाँ पे बीटा एक्स बीटा माने इमेजिनरी पार्ट, तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देखो एक और बात है, हमने रियल में पढ़ा था कि अलग अलग सॉल्यूशन होंगे तो क्या करना है, और अगर सेम होंगे तो क्या करना है। अब जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये हमारे पास एक सॉल्यूशन आएगा, बात मान लो इसके जैसा ही एक और सॉल्यूशन आ जाए, फिर क्या करना है। देखो हम क्या करते हैं, इसको एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे मैं लेता हूँ 4, अभी हमने पिछले वाला पढ़ा था 4 + 9 आयोटा, एक सॉल्यूशन है, ठीक है। बात मान लो एक और सॉल्यूशन आपके पास आ गया 4 + 9 आयोटा वाला, फिर इसको कंप्लीट सॉल्यूशन में किस तरह से लिखना है, तो ये भी समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल की पावर में अल्फ़ा एक्स, अल्फ़ा मने जो रियल पार्ट होगा, दोनों सेम है, दोनों का रियल पार्ट क्या है 4 है, तो यहाँ आ जाएगा 4x ब्रैकेट में। यहाँ ध्यान दो, जब हमारे पास सेम होते थे तो हम क्या करते थे, जो उसके कॉन्स्टेंट्स है उनको एक साथ लिख लेते थे। हमें पता है एक कांस्टेंट इस साइड आता है और एक कांस्टेंट इस साइड आता है, बीच में आता है प्लस, ध्यान दो, है ना। एक कांस्टेंट इस तरह आता है, एक इस तरफ से आता है, बट हमारे पास क्या है, यहाँ पे दो सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे क्या होंगे, दो कांस्टेंट होंगे, और इधर भी कितने होंगे, दो कांस्टेंट होंगे। जैसे ये सॉल्यूशन था, इसका एक कांस्टेंट होता था और इसका एक कांस्टेंट होता था, बट दोनों जब इक्वल है, हमारे पास ए और बी दोनों इक्वल है, तो इन दोनों के जो कांस्टेंट्स है वो एक साथ लिखते हैं। तो जब हमारे पास एक सॉल्यूशन होता है ये, तो हमारे पास एक इधर दो कांस्टेंट्स लगते थे, बट दो है तो दो इधर इस तरह से लगेंगे। तो इधर हमारे पास कांस्टेंट क्या होगा, c1 और c2 दो कांस्टेंट हो गए, इधर क्या होगा c3 और c4, बीच में लगता है प्लस, बीच में लगता है प्लस। बट हमें पता है दो कांस्टेंट जब एक साथ लगते हैं तो दूसरे में x लगाना होता है, मतलब x को बढ़ोतरी करनी पड़ती है इसकी, इधर x नहीं, इधर x और होता तो x का स्क्वायर, x का क्यूब, इस तरह से बढ़ता जाता है x इसमें, तो इधर भी क्या लगेगा x लगेगा। तो कांस्टेंट मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे लगाना, किस तरह से हम कांस्टेंट लगाने वाले हैं। अगर यहाँ पे तीन सॉल्यूशन होते ना, 4 + 9 आयोटा वाला, तो क्या होता c1 + c2x + c3x का स्क्वायर, और इधर भी यही आता c4, इधर आता c4 + c5x + c6x का स्क्वायर, यहाँ पे तीन, यहाँ पे तीन, ठीक है। अभी दो है तो इधर दो, एक है तो इधर एक, इधर एक, तो इस तरह से है हमारे पास ये। तो ये भी नहीं है, इस साइड हमारे पास आता है कॉस, इस साइड आता है साइन, इतना लिखा। उसके बाद यहाँ पे आता है बीटा एक्स, बीटा इन दोनों के लिए सेम है, जैसे अल्फ़ा सेम है वैसे ही बीटा सेम है, तो बीटा क्या है 9 है, और इधर आ जाएगा एक्स, यहाँ आ जाएगा 9x, ठीक है ना। तो इस तरह से हम सॉल्यूशन लिखेंगे, जब ये सेम होंगे और अलग होंगे तब तो हमें पता ही क्या करना है।